और साथी जो इस कार्यक्रम को और अपनी बातों से रोमांचित करना किए जा कला क्षेत्रों से लोग हैं, बहुत सारे कला माध्यमों के लोग हैं और जितने भी लोग कला पे जो भी काम कर रहे हैं, जो समर्पण के साथ है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत महत्वपूर्ण आप सभी को। मैंने कुछ लिखा है क्योंकि लिखने की मेरी आदत है, क्योंकि मैं मन से बोलने में भटक जाता हूँ ना, भटकूँ इसके लिए मैंने लिख लिया है। वैसे तो मेरा मन चित्र व शिल्पकला में ज़्यादा रमता है और मैं इसी का शोधार्थी हूँ, पर साहित्य में से भी उतना ही प्रेम है जितना कला से। मैं साहित्य पढ़ता हूँ, रचता नहीं, पर कभी कभी डूडलिंग जरूर करता हूँ। डूडलिंग मतलब जो गोदागादी बच्चे करते हैं इस तरीके से, जिस चित्रकला की भाषा में गोदागादी करते हैं। मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया लिखने और पढ़ने से शुरू होती है और पढ़ने का आनंद धीरे धीरे पता चलता है। पढ़ना हम पहले शुरू कर देते हैं और साहित्य क्या होता है यह बहुत बाद में पता चलता है। जैसे चित्र हम हर बच्चा बचपन में बनाने लगता है, पर बहुत वर्षों के बाद पता चलता है कि यह चित्रकला है। और जब वह गंभीरता से इस कला में तैरने लगता है, तब भी वह कला क्या है इसी खोज में रहता है। शायद यह बात सभी विधाओं में लागू होती है। साहित्य की दुनिया में भटकते हुए परसाई के पास पहुंचा तो ज्यादातर समय परसाई को ही पढ़ता रहा। यह मेरा सौभाग्य रहा कि परसाई जी के घर के सामने हमारा स्टूडियो था। यह कह सकता हूं कि उनके आभा मंडल में मेरे कई साल गुजरे। एक बार उनका पोर्ट्रेट बनाने का विचार आया, परसाई जी तैयार हो गए। उनका हमारे स्टूडियो सामने का घर था और वो ठंड के समय अक्सर बाहर लकड़ी की कुर्सी लगा करके बैठते धूप लेने के लिए, तो अक्सर मैं पहुंच जाता। पोर्ट्रेट बनाने का विचार आया, परसाई जी तैयार हो गए। इससे पहले कि बतौर मॉडल मेरे सामने बैठते, अचानक उन्होंने कहा कि अवधेश दाढ़ी बढ़ी हुई है, कल करते हैं। मैंने कहा ये फोटोग्राफी तो है नहीं, कैमरा है नहीं, ये तो फोटो बनाऊंगा। लेकिन उनको लगा कि असमुचित बैठना वह कल कभी नहीं है। मैं 1983 से कविता पोस्टर बनाने लगा था। 1985 के आसपास देशबंधु कॉम्प्लेक्स, जबलपुर में एक देशबंधु कॉम्प्लेक्स अखबार था, वहीं से कॉम्प्लेक्स बन गया था, वहां की चर्चा कर रहा हूँ। देशबंधु के लिए परसाई के विभिन्न माध्यमों पर करीब 20 चित्र बनाए थे। एक वाटर कलर याद है जिसमें लिखा था मैंने कि मैं लेखक छोटा हूं पर संकट बड़ा हूं। ये परसाई जी का एक उनकी जो पूरा व्यक्तित्व है उसका केंद्रीय भूमिका को ये वाक्य बताता है कि मैं लेखक छोटा हूं पर संकट बड़ा हूं। कुछ पोर्ट्रेट अखबार की कटिंग से, कुछ माचिस बीड़ी सिगरेट की रत्ती से, कुछ पुराने कपड़ों से बनाए थे। वो चित्र सहेज कर न रखने की लापरवाही के कारण यहाँ वहां गुम हो गए। 1986 में परसाई जी और हम चित्रों को सहेज कर न रखने के कारण, लापरवाही के कारण वो चित्र गुम हो गए। और 1986 में परसाई जी के और हम सभी सबके पसंदीदा शायर फैज की रचनाओं पर कुछ पोस्टर और पेंटिंग्स बनाई थी। इनकी प्रदर्शनी 1986 में यहीं पर पत्रकार भवन भोपाल में हुई थी, यादें फैज के नाम से। इस आयोजन का उद्घाटन विश्व साहिनी ने किया था। प्रदर्शनी को देखने के लिए हमारे गुरु जय स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी भी आए थे। परसाई जी के प्रिय मुक्तिबोध और दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण कवियों के ऊपर पोस्टर भी बनाए हैं। ये भी बताया। इन्हें बनाने का मकसद मेरा यह होता है कि दर्शक दृश्य के फेर में पाठक भी हो जाता है और वह महान रचना के संपर्क में आ जाता है। साहित्यिक रचनाओं पर चित्रकारी से मनुष्य बहुत सी कलाओं के संपर्क में आता है और चित्रों में अर्थ का उसे अनुभव होता है। चित्र केवल सजावट की वस्तु नहीं है, कोई भी कला विचार के बगैर अधूरी है। विचार उसमें विद्वान होता है, जाने या अनजाने जैसा भी हो। परसाई का साहित्य हमें यथार्थ के अराजक जंगल से रूबरू कराता है और वो वास्तविक जीवन के बहुत करीब होते हैं। कभी कभी तो इतने नजदीक ऐसा लगता है कि मुझे ही केंद्र में रखकर लिखा गया है। एक बार की घटना है, संयोग की बात है, 84-85 के आसपास मेरा एक तरफा प्रेम चल रहा था। उसी समय इनकी कहानी एक लड़की 5 दीवानी मैंने पढ़ रहा था। मजेदार बात यह है कि वो 5 दीवानी मेरे अंदर है ऐसा मुझे लगा। एक आध होता तो बात अलग थी। पहले तो मुझे परसाई जी को गुस्सा आया कि उन्होंने मेरी ही कथा लिख मारी। फिर मैं परसाई का दीवाना होने लगा
और आज भी शायद आपकी तरह उतनी ही दीवानगी है। उनके एक जानिसार हम भी हैं जहां 100,000 हम भी हैं। उनकी इसी दीवानगी के परिणाम स्वरूप अभी 2 साल पहले परसाई पर बहुत सारे चित्रांकन किए। इन्हें राजकमल प्रकाशन ने कैलेंडर छापकर पूरे देश में बांटा। हिंदी साहित्य जगत में यह शायद अपने किस्म का पहला काम था जिसमें एक ही रचनाकार को अलग अलग मूड्स और सेट्स के साथ प्रस्तुत किया गया हो। यह काम मेरे मन का था, इसे मैंने पूरे मनोयोग से किया। यह बात और है कि प्रकाशन को यह काम पूरी तरह से एक तरह से कोणियों के मोल हासिल हो गया। कलाकार सौदेबाजी के मामले में बहुत कमजोर होता है, उसे व्यापार की तमीज नहीं होती, यह उसकी गरीबी का कारण भी होता है। वैसे हमारे यहाँ सयाने और समझदार लोग कहते हैं कि कलाकारों को अर्थ के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। सही कहते हैं, अर्थ के फेर में सयाने समझदार लोगों को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाकियों के लिए अर्थ ही अनर्थ है। परसाई जी कहते हैं जो लोग चोर हैं वही इस बात का सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं इस महान देश में लोग अपने घरों के किवाड़ खोले रखते थे। परसाई जी और मेरे अपने शहर जबलपुर में भी रद्दी और कबाड़ का बाजार है जिसका नाम गुरंदी बाजार। मेरा एक दोस्त जो बेहतरीन फोटोग्राफर है, उसने मुझे बताया कि संडे को गुरंदी गया था। वहां दुनिया के बहुत सारे लेखक रद्दी बिकते मिले, लेकिन परसाई जी नहीं मिले। परसाई जी रद्दी के भाव नहीं बिकते क्योंकि वे अपने समय को पहचानते थे। वे शाश्वत के फेर में नहीं पड़े, शाश्वत रचने वाले गुरंदी बाजार में रद्दी के भाव बिकते। बहरहाल रद्दी और कबाड़ का यह बाजार ऑफलाइन है। आज दुनिया लगातार ऑनलाइन होती जा रही है, बहुत तेजी से हो रही है। हम खुद लगातार धीरे धीरे ऑनलाइन होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम पैदल चलना भूल रहे हैं। हमारी नजरें हमारे कदमों में नहीं है तो हम यथार्थ कैसे देखेंगे? खाते और सोते समय तक लोग ऑनलाइन होते हैं। अभी से सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों का पढ़ना लगातार कम होता जा रहा है। मनुष्य की आदिम आदत है कि वह सुलभता की ओर बहुत तेजी से अग्रसर होता है। जैसे पहले रुपए निकालने के लिए बैंक जाना होता था, इंतजार करना होता था, लेकिन अब एटीएम में कार्ड डालने तक में आलस अगवाई लेता है। भविष्य में आंखों के इशारे से पैसे का लेन देन हो जाया करेगा, ऐसा लगता है। निकम्मेपन का ये हाल कि आदमी बचा हुआ खाना चाहता है। तो दोस्तों, परसाई हमें ऑनलाइन के जमाने में ऑफलाइन की ओर ले जाते हैं, उस यथार्थ को जिसे हम उस यथार्थ को हमें बार बार दिखाते हैं, जिसे देखना हम लगभग भूल चुके हैं। आपने मुझे सुना, आपका मैं आभारी हूं।